मेरी कहानी। हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट तेजी से पड़ा। हुआ ये था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। ये उड़कर मेरी तरफ आया और ठीक मेरी आंखों के बीच टकराया। मुझे प्रहार के पल की कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे से टकराया कि इसने मेरी नाक को यूं आकार में दबाकर विकृत कर दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नर्म ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। तुरंत ही मेरे दिमाग में सूजन की लहर दौड़ गई। एक ही पल में मेरी नाक टूट गई थी, मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर हो गए थे और मेरी आंखों के खोखे भी अस्त व्यस्त हो गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों पर लाल धब्बे दिखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वो शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे में था और चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है। मेरे टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और हम पैदल ही नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगे, जो काफ़ी दूर था। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और स्कूल के अंदर। बहुत से हाथ मेरे बगल वाले हिस्से को सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रखने में मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा साल चल रहा है? एटॉमिक हैबिट्स, मैंने जवाब दिया। 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा, बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। पैटी, मैंने आखिरकार कहा और इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए थे। ये आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन को संभाल नहीं सकता था, इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगीं। मुझे थूक निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में भी काफ़ी मुश्किल आने लगी। तभी मुझे उस दिन का अकड़न का पहला दौरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिंसिनेटी के ज़्यादा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजों से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार खड़ा था। ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज कर रही थी जब एक नर्स मुझे धक्का रही थी और दूसरी नर्स पंप से मुझे सांस दे रही थी। कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वे भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गईं। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे पूरी यात्रा में मेरा हाथ थामे रहीं। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थीं तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहनों से मिलने और उन्हें ये खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वे उस रात उनकी 8वीं ग्रेड ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे भाई बहनों को परिवार वालों और मित्रों के हवाले किया। इसके बाद वे कार से मेरे और माँ के पास सिंसिनेटी पहुंचे। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड पर तेजी से आई और मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ट्रॉमा यूनिट के अंदर ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मुझे ट्रॉमा के बाद वाले अकड़न के दौरे लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों को सही करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं था। एक और अकड़न के दौरे के बाद, जो उस दिन का मेरा तीसरा था, डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था। 10 साल पहले भी वे इसी अस्पताल में आए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अंत सुखद था क्योंकि 2.5 साल की कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइनल टैब्स और बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आई थी। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर से उसी पुरानी जगह पर आना पड़ा था, बस संतान अलग थी। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढांढस बंधाने के लिए एक पादरी और समाज सेवक को बुलाया। ये वही पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था। जब दिन रात में बदला तो कई मशीनें मुझे जीवित रखे हुए थीं। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से आंखें बंद कर लेते थे, अगले ही पल वे चिंता के मारे आंखें खोल लेते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी। मेरी सेहत में सुधार।
सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आंख के खोखों के फ्रैक्चर में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आंख बाहर निकल आई। मेरी आंख की बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आंख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से ये जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आंख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी 1 सप्ताह बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल रहा था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो। लेकिन मेरे खराब हालात के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाईं आंख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज ठहर गई हो। कई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही। मैं सीधे देख नहीं सकता था। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लग गया, लेकिन मेरी आंख की बॉल अंततः अपने सामान्य जगह पर लौट आई। अकड़न के दौरान और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक कार नहीं चला पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधी लाइन में चलने जैसे बुनियादी मोटर पैटर्न का अभ्यास किया। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कई पल ऐसे भी रहे जब मैं निराश और अभिभूत महसूस करता था। मुझे कितनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेलते थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहैबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान में उतरूं। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी सुचारू नहीं थी। जब सीजन आगे बढ़ा तो मैं वॉर्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वॉर्सिटी में 2nd ईयर वालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा था, जिसमें मैंने इतना ज्यादा समय और प्रयास लगाया था, उसके लिए ये पदावनति अपमानजनक थी। जब ये हुआ वो पल मुझे आज भी स्पष्टता से याद है। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बदहवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। 1 साल की आत्मशंका के बाद मैं सीनियर के रूप में वॉर्सिटी टीम में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाया। मैंने हाई स्कूल वॉर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग्स खेली, एक गेम से मुश्किल ज्यादा। मेरे उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद अब भी मुझे यकीन था कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता हूं। मैं जानता था कि अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया, जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। ये नई जगह पर नई शुरुआत थी और यही वो जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा? डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह हासिल की, हालांकि मैं फ्रेशमैन के रूप में रोस्टर में सबसे नीचे था, लेकिन इसी से मैं रोमांचित था। मेरे हाई स्कूल की दुर्घटना के बावजूद मैं कॉलेज खिलाड़ी बनने में कामयाब रहा। मैं बेसबॉल टीम में जल्दी शुरू नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सहपाठी देर रात तक वीडियो गेम खेलते रहते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदतें डालीं और हर रात जल्दी सोने गया। कॉलेज हॉस्टल के अस्त-व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास रिस्कर क्लासरूम में भी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया। इतनी बेहतर कि पहले साल में मैं सारे विषयों में A ग्रेड लाने में कामयाब रहा। आदत वो दिनचर्या या व्यवहार है जिसे नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में तो स्वचालित ढंग से किया जाता है। जब हर सेमेस्टर गुजरा तो मैंने छोटी छोटी लेकिन स्थायी आदतें डाल लीं, जिन्होंने मुझे अंततः ऐसे परिणाम मिले जिनकी मैं शुरुआत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर, जीवन में पहली बार मैंने हर सप्ताह कई बार वेट लिफ्टिंग करने की आदत डाली और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का ढांचा फ्रेशमैन के 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड तक पहुंच गया। जब 2nd ईयर का सीजन आया तो मैंने पिचिंग स्टाफ में शुरुआती भूमिका अर्जित की। मेरे जूनियर ईयर तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया।
लेकिन दरअसल मेरी सोने, पढ़ने और शक्ति बढ़ाने वाली आदतों ने असली पुरस्कार देना तब तक शुरू नहीं किया जब तक कि मैं सीनियर ईयर में नहीं पहुंच गया। जब मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट पड़ा था और मुझे अस्पताल ले जाकर कोमा में पहुंचा दिया गया था, उसके 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, मुझे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिकन टीम में भी शामिल किया गया। ये सम्मान पूरे देश के केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तब तक मैं 8 अलग-अलग श्रेणियों में स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान द प्रेसिडेंट्स मेडल से पुरस्कृत किया गया। अगर आपको ये डींग हाँकने जैसा लग रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूं तो मेरे खेल करियर के बारे में कुछ भी ऐतिहासिक या महान नहीं है। मैं अंततः कभी पेशेवर बेसबॉल नहीं खेल पाया। लेकिन जब मैं उन वर्षों को पलट कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने दरअसल एक ऐसी चीज़ हासिल कर ली थी जो इतनी ही दुर्लभ थी। मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था और मैंने उसे साकार कर लिया था। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को साकार करने में मदद कर सकती हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। मेरी चोट मेरी चुनौती थी और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहली नज़र में जो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन दिखते हैं, अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते रहें तो वे चक्रवृद्धि होकर उल्लेखनीय परिणाम देने लगेंगे। हम सभी के जीवन में विपत्तियां आती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतें हों तो कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाती होगी, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप से मैं उनमें से एक नहीं हूं। कोमा से एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक की मेरी यात्रा का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णायक पल नहीं था। ऐसे पल कई थे। ये एक क्रमिक विकास था, छोटी जीतों और छोटी-छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस तरीके से प्रगति कर सकता था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था, वो छोटी शुरुआत वाला तरीका था। जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम शुरू किया, तब भी मैंने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। नवंबर 2012 में मैंने अपनी वेबसाइट jamesclear.com पर लिखना शुरू किया। कई सालों से मैं अपनी आदतों और अनुभवों के बारे में नोट्स बना रहा था। धीरे धीरे मुझे लगा कि ये बातें दूसरों के साथ भी साझा करनी चाहिए। शुरुआत में मैं हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को एक लेख लिखता था। लिखने की इस छोटी सी आदत का असर जल्दी दिखने लगा। कुछ ही महीनों में मेरे ईमेल सब्सक्राइबर 1000 हो गए और 2013 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई। 2014 में मेरी ईमेल लिस्ट बहुत तेजी से बढ़ी। मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और मेरा न्यूज़लेटर इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय होने लगा। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मुझे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अब लोग मुझे आदतों का विशेषज्ञ कहने लगे। ये सुनकर मुझे अच्छा भी लगता था और थोड़ा अजीब भी, क्योंकि मैं खुद को सिर्फ एक सीखने वाला इंसान मानता था। 2015 में मेरे ईमेल सब्सक्राइबर 2 लाख हो गए। उसी साल मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से किताब लिखने का समझौता किया। यही किताब आज आपके हाथ में है। जैसे जैसे मेरे पाठक बढ़े, वैसे वैसे मुझे नए काम के मौके भी मिलने लगे। बड़ी कंपनियां मुझे आदतें बनाने, व्यवहार बदलने और बेहतर बनने के तरीकों पर बोलने के लिए बुलाने लगी। मैं अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलनों में भाषण देने लगा। 2016 में मेरे लेख टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगे। उस साल मेरे लेखों को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा। खेल टीमों के कोच भी मेरे विचारों को पढ़कर अपनी टीमों को सिखाने लगे। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां लोग और कंपनियां बेहतर आदतें सीख सकती थीं। बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप अपने लीडर्स और कर्मचारियों को यहां ट्रेनिंग के लिए भेजने लगी। अब तक 10,000 से ज्यादा लीडर्स, मैनेजर, कोच और शिक्षक यहां से सीख चुके हैं। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि असली जिंदगी में आदतों को सफल बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है। जब मैं 2018 में इस किताब को पूरा कर रहा हूं, तब मेरी वेबसाइट पर हर महीने लाखों लोग आते हैं और मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर के 5 लाख से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं। ये सब मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, इसलिए आज भी मैं इसे देखकर हैरान रह जाता हूं।